स्टूडेंट्स, अब हम हमारे न्यूक्लियर रेडिएशन डिटेक्टर्स के 11th लेक्चर को स्टार्ट करेंगे आज। और हमने जो प्राइमरीली गैस फिल्ड डिटेक्टर्स थे उनमें आयनाइजेशन चैम्बर, प्रोपोर्शनल काउंटर और जीएम काउंटर्स के बारे में स्टडी किया था। आज का जो टॉपिक है और इसके बाद 2 लेक्चर्स इसको मिला के वो हैं सिंटिलेशन काउंटर्स पे, जो बेसिकली हमारे सॉलिड स्टेट या लिक्विड फॉर्म के में डिटेक्टर्स पे होते हैं। और प्राइमरीली जो है वो एक्स रेज, गामा रेज, कुछ हद तक चार्ज पार्टिकल्स, बट प्राइमरीली एक्स रेज एंड गामा रेज के डिटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ पे जो वर्ड है सिंटिलेशन, सिंटिलेशन का मतलब जनरली लाइट फ्लैश होता है। जैसे आप कैमरास में भी यूज़ करते हैं तो जो फ्लैश, तो अगर बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई लाइट जनरेट होती है उसको हम लाइट फ्लैश या सिंटिलेशन बोल देते हैं। कई सारे सब्सटेंसेस हैं इनमें जो कि इनमें यूज़ होते हैं एज सिंटिलेटर्स, जिनको ऑर्गेनिक भी हैं और इनऑर्गेनिक भी मटेरियल्स हैं। और ये जो सिंटिलेटर्स हैं, जो सिंटिलेशन मटेरियल्स है, वो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल या एक्स रे या गामा रे आएगा, जब पास होता है तो वो उसमें से लाइट फ्लैशेस को एमिट करते हैं, जिनको हम सिंटिलेशंस जैसे बोला। और ऐसे जो मटेरियल्स हैं जो सिंटिलेशंस प्रोड्यूस करते हैं, लाइट फ्लैशेस प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम सिंटिलेटर्स बोलते हैं। तो ये जो सिंटिलेटर काउंटर, सिंटिलेशन काउंटर बनता है, जैसे और डिटेक्टर्स में था, जैसे गैस फील्ड डिटेक्टर्स में एक एवैक्यूएटेड ट्यूब है, उसके अंदर एक एनोड और कैथोड का स्ट्रक्चर है, और उसके बाद आउटपुट पल्स के लिए हम एक रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर का एक कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो यहाँ पे सिंटिलेटिंग जो काउंटर है उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो 2 हैं। पहला, जिसके अंदर एक सिंटिलेटर जो भी इनकमिंग रेडिएशन आ रहा है, जैसे बताया एक्सरे, गामा रे या पार्टिकल हाई एनर्जी का, उनको एब्जॉर्ब करता है, जो भी उसके ऊपर सिंटिलेटिंग मटेरियल के ऊपर सरफेस पे गिरते हैं, और उसको वो जो भी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़र होगा इस केस में, जो रेडिएशन लेके आया है अपने साथ, वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। और ये प्रोसेस बाय आयनाइजेशन होगा और या फिर एक्साइटेशन भी हो सकता है, और ये एक फास्ट पल्स को, लाइट को जन्म देता है। जैसे आपको पहले बताया है कि वो लाइट फ्लैश है, सिंटिलेशन है। और इसका जो सेकंड मेन कंपोनेंट है वो एक फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, जिसको हम शॉर्ट में PMT बोलते हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, PMT। इसका काम क्या होता है कि जो भी लाइट पल्स जनरेट हुई है सिंटिलेटर के द्वारा, इस सिस्टम से वो एक इलेक्ट्रिकल पल्स, क्योंकि हमारी जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स होती है उसके लिए हमें एक पल्स की आवश्यकता होती है, विच इज़ नथिंग बट अ चार्ज। और देयरफॉर उसके लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रॉन्स में। तो ये जो फोटो PMT ट्यूब है या वो इस लाइट पल्स को कन्वर्ट करती है पल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। और दूसरा काम भी ये भी करती है कि यदि उसका साइज़ कम है, जैसे पल्स साइज़ का मतलब बताया कि वोल्टेज का हाइट, सो अगर उसका साइज़ कम है तो उसको एम्पलीफाई भी करती है, और इतना एम्पलीफाई करती है कि वो किसी भी बाहर के इंस्ट्रूमेंट से रीडेबल हो जाए बाय एन एम्पलीफायर नॉर्मली। और उसके लिए जैसे 1 वोल्ट की पल्स हमने बताया था कि वो मिनिमम अप्रॉक्सीमेटली होती है जो बननी चाहिए। तो इस केस में सिंटिलेशन काउंटर में जो आउटपुट पल्स है उसकी हाइट या पल्स हाइट जिसको बोलते हैं, उसको हम इनकमिंग रेडिएशन की एनर्जी के प्रोपोर्शनल बना सकते हैं। और कितनी डिसिपेशन होगा इस आयनाइजिंग रेडिएशन से वो भी हम उसके अंदर डिटरमिन कर सकते हैं। तो ये जो आउटपुट पल्स है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डिसिपेटेड इन द काउंटर, इन द सिंटिलेटर। कितनी एनर्जी का लॉस हुआ वो भी इसको डिटेक्टर बता सकता है। तो हमारा जो सिंटिलेशन डिटेक्टर है वो 2 काम कर सकता है। एक तो ये कि वो उसकी काउंटिंग भी करे
और दूसरा वो उसके एनर्जी का एनालिसिस भी कर दे, जिसको हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इफ़ कि कोई पार्टिकल अगर कई सारी वैल्यूज़ लेके आ रहा है एनर्जी की, तो पीएमटी जो है वो एक साथ भी उनके डिटेक्शन कर सकता है ऑफ डिफरेंट एनर्जी ऑफ द इनकमिंग पार्टिकल। नाउ इसको किस तरह से ऑपरेट होता है, वर्क करता है सिंटिलेशन काउंटर, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहला एक स्टेप है जिसको एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। देन इसके बाद एक प्रोसेस होगा जिसको हम सिंटिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। और थर्ड एक प्रोसेस है जिसमें कि इलेक्ट्रिकल जो लाइट पल्स है वो इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्शन होता है और उसका डिटेक्शन होता है। तो इसके लिए पहला जो पॉइंट है हमारा ऑपरेशन में वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए ये कहाँ होता है, जैसे बताया कि सिंटिलेशन में का काम यही है कि उसको एब्जॉर्ब करना रेडिएशन को। तो यहाँ पे ये जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है, इनकमिंग रेडिएशन आएगा, वो सिंटिलेशन में एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर आ रहा है तो वो अपनी सारी एनर्जी उस सिंटिलेटर में ख़त्म कर देगा। यदि जो सिंटिलेटर का साइज़ है क्रिस्टल का, चाहे वो सॉलिड है या चाहे लिक्विड है, तो उसको वॉल्यूम होगा, वो अगर साइज़ उस पार्टिकल के साइज़ से बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में अगर गामा और अगर एक्सरेज आ रहे हैं, तो वो जो हमने शुरू में बेसिक प्रोसेसेस में बताए थे इंटरेक्शन के रेडिएशन विद मैटर में, कि वो तीन तरह से गामा रेज या एक्सरेज इंटरेक्ट करती हैं: फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। इसमें कंपटीशन जो है जनरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में होता है। पेयर प्रोडक्शन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, मोर देन 1 MeV। तो यहाँ पे लेकिन जो तीनों प्रोसेसेस हैं, चाहे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, चाहे कॉम्पटन इफेक्ट हो और चाहे पेयर प्रोडक्शन हो, इन तीनों प्रोसेसेस में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। और जैसे जैसे ये इंटरेक्शन होता जाता है, जो भी ये पार्टिकल है गामा या एक्सरे, वो अपनी सारी एनर्जी सिंटिलेशन में ट्रांसफ़र करता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो कि दो तरह से पैदा हो सकती है: आयनाइजेशन से और एक्साइटेशन ऑफ द एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ द मटेरियल। तो कैसे होगा कि उसमें आयनाइजेशन होगा, और दूसरा प्रोसेस जिसमें एक्साइटेशन में वो एनर्जी जो है वो गिव अप होगी, जिसमें कि जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो एक्साइटेड मोड में जाएंगी, और जब वो डी एक्साइट होंगी तो वो इसको फ्लैश जो है वो निकालेंगे। और ऐसे में तो आयनाइजेशन भी हो सकता है जिसके अंदर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स पैदा हों, लेकिन इन सब इंटरेक्शन प्रोसेसेस में जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़रूर पैदा हो रहा है। अब कितना परसेंट होता है, दैट इज़ अ क्वेश्चन, क्योंकि वो काफ़ी कम परसेंटेज होती है। तो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो भी हैं वो अपनी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी मेनली होगी, वो आयनाइजेशन और एक्साइटेशन की फॉर्म में सिंटिलेशन में ट्विटर में दे देता है। ना अब इसके बाद क्या प्रोसेस होता है, उसको हम सिंटिलेशन प्रोसेस कहीं कहते हैं। तो सिंटिलेटर जो है एब्जॉर्ब एनर्जी करता है किन दो प्रोसेसेस है, आयनाइजेशन और एक्साइटेशन के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। ये जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है वो दो प्रकार से रहेगी। एक तो क्योंकि बहुत एनर्जी के पार्टिकल्स हैं, और जब एनर्जी ट्रांसफ़र होता है और काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफ़र होता है तो हीट भी पैदा होती है ड्यू टू दी कोलिजन्स, और ये इनइलास्टिक कोलिजन्स हैं, तो इसलिए यहाँ हीट एनर्जी जो है एक बहुत बड़ा पार्ट लेके जाती है, 60%। दैट मीन्स जो क्रिस्टल है वो गर्म हो जाता होगा इस केस में, और ये एक ट्रू फैक्ट है। लेकिन ये जो हीट एनर्जी है ये वेस्ट होती है, और हमारे जो काम की है वो बहुत ही मीन्स 30% से भी कम रहती है, जो कि हमारे एक्साइटेशन के द्वारा आती है, कि जब वो क्रिस्टल के जो एटम्स हैं वो उनकी एटॉमिक एनर्जी लेवल्स जो हैं वो एक्साइटेड मोड में जाते हैं, और जब डिसएक्टेशन होता है तो वो फोटॉन्स को निकालता है या लाइट को निकालता है। लेकिन
तो ये जो ल्यूमिनेसेंस में जो कि विजिबल हमारे रेंज में आते हों, हमें दिख सकते हों, तो ये जो वेवलेंथ है वो उसमें होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट्स जो हैं वो सिंटिलेटर मटेरियल की डी एक्साइट करेंगी और उसके बाद ये लाइट एमिशन होगा। तो बहुत ये जो लाइट एमिट होती है सिंटिलेटर में, उसका जो लाइफ टाइम है वो करीब -8 10⁻⁸ सेकेंड्स होता है। ये आपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी समझ सकते हैं कि डेल्टा ई डेल्टा टी ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच क्रॉस या एच, तो उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो भी एनर्जी का लेवल का ट्रांजिशन हो रहा है उसमें कितनी लाइफ टाइम होगी। तो ये जो एमिटेड लाइट है इन सिंटिलेटर, उसकी बहुत ही शॉर्ट लाइफ होती है। और कितने नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट होंगे इसको पता करने के लिए इस आयनाइजेशन रेडिएशन से, तो इसके लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं जो कि नॉर्मली कई जगह हम यूज़ करते हैं। अगर चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर करें तो भी वो इस तरह का रिलेशन आपके आता है। तो यहाँ पे वो जो नंबर है इंटेंसिटी विच इज़ जनरली रिलेटेड टू दी नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो ये NE will be equal to N0 1 माइनस, तो इट हैज़ अ एक्सपोनेंशियल बिहेवियर। तो यहाँ पे जो टॉ है वो एक डिके कांस्टेंट है, और ये जो टाइम है ये टाइम रिक्वायर्ड होता है कि कब उसकी इंटेंसिटी 1/E से फॉल हो जाए या 63% से फॉल हो जाए। हर सिंटिलेटर का जो भी मटेरियल है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, उसका अपना एक करेक्टरिस्टिक मीन लाइफ टाइम होता है टॉ। और ये कौन कौन से मटेरियल इस तरह के हो सकते हैं, इनके अंदर जो प्राइमरीली जो एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज़ होते हैं, और तो वो मटेरियल्स हैं एल्कली हैलाइड क्रिस्टल्स, सोडियम आयोडाइड बेसिकली इसमें एक एग्जांपल है जो बहुत वेल नोन है और यूज़ होता है। ऑर्गेनिक क्रिस्टल्स हैं, उनके अंदर एंथ्रासीन है और भी हैं, बट दिस इज़ मोस्टली यूज, ये मैंने वही नाम लिखे हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं नॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स में। ऑर्गेनिक लिक्विड सॉल्यूशंस हैं जिसमें Ne213 सॉल्यूशन कहलाता है, और प्लास्टिक सिंटिलेटर्स भी हैं, पॉलिस्टिक सॉलिड सॉल्यूशंस हैं, बस ये इनको प्लास्टिक सिंटिलेटर्स बोलते हैं। ये Ne102A, तो ये जो ट्यूब्स हैं इनके ऊपर बेस करती है। इसके अंदर हम दो मटेरियल्स को डिस्कशन करेंगे, अल्की हैलाइड और ऑर्गेनिक क्रिस्टल्स। एल्कली हैलाइड्स जो सिंटिलेटर्स होते हैं वो जनरली जैसे बताया मैंने सोडियम आयोडाइड क्रिस्टल को यूज़ करते हैं और एक्सरेज़ के लिए यूज़ किया जाता है। और जब ये बताया था प्रोसेस कि जब भी गामा रे कोई आएगा तो उसके अंदर वो ट्रांसफ़र करेगा और उसके अंदर वो सेकेंडरी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनसे वो आयनाइजेशन और एक्साइटेशन होगा, और डी एक्साइटेशन के द्वारा। लेकिन जब ये डी एक्साइटेशन होता है तो क्योंकि एनाइजिंग पार्टिकल या जो भी है वो लूज़, जो गामा रे है एक्सरे है वो लूज़ एनर्जी करता है, तो वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अक्रॉस द गैप ले जाता है। इसमें लेफ्ट हैंड से जो ए से डायग्राम है उससे आप समझ सकते हैं। और जब वो वापस, क्योंकि अनस्टेबल हो जाता है, कोई भी चीज़ एक्साइट होती है तो उसका एक लाइफ टाइम है फिक्स, तो उसके बाद वो उसको ग्राउंड स्टेट में आना होता है, जिससे कि उसकी एनर्जी लोअर स्टेट में चले जाए और वो ग्राउंड स्टेट लेवल पे आ जाए। तो यहाँ पे जब वो वापस आता है तो उस दौरान उसका जो वेवलेंथ है एमिटेड फोटोन का वो 200 नैनोमीटर्स का होता है। ये जो 200 नैनोमीटर्स है ये बहुत ही स्मॉल वेवलेंथ है, और उसकी वजह से ये जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, और ये जो वेव लाइट है ये यूवी रीजन में आती है विच इज़ नॉट विजिबल। तो ये इस वजह से और दूसरी बात क्या होती है कि ये वापस अपनी रिवर्ट कर जाता है ऐसी स्टेट में, तो ये जो फोटोन है ये एब्जॉर्ब हो जाता है। जो भी हम जैसे सिंटिलेशन के बाद जो कलेक्शन के लिए जो प्रोसेस है उसके अंदर पीएमटी ट्यूब में एक फ़ोटो कैथोड होती है जो कि कलेक्ट करती है किसी भी फोटोन को और उसको कन्वर्ट करना होता है इलेक्ट्रॉन्स में। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बीच में विंडो लगी होती है ग्लास, ये ग्लास विंडो जनरली MgO
की कोटिंग का होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है अपने ओन रेडिएशन में, लेकिन ये इस वेवलेंथ यूवी की लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो सोडियम आयोडाइड है वो वो भी, और वो जो ग्लास विंडो है जो फोटो कैथोड के पहले लगी है, ये दोनों उस रेडिएशन को जो 200 नैनोमीटर के यूवी लाइट है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है ऊपर लेवल की और नीचे लेवल की परफेक्टली इस बैंड गैप की एनर्जी के को मैच कर जाती है। तो इसके लिए एक संभावना है कि इसलिए हम इसकी वेवलेंथ को इंक्रीज़ कर दें। जब वो डी एक्साइटेशन हो रहा है तो हम इसको एनर्जी को कम कर सकते हैं, और अगर एनर्जी कम कर देंगे तो ये जो रेडिएशन है ये विजिबल रेंज में आ जाएगा, और जब विजिबल रेंज में आ जाएगा तो हम इसको फ्लैश को देख भी सकते हैं, और फोटो कैथोड के लिए इसको डिटेक्ट करना बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे इसको कैसे किया जाता है, इसको करने के लिए अगर इस बी वाले डायग्राम में देखें तो एक बीच में कोई इम्प्योरिटी आप इंट्रोड्यूस कर दें उस क्रिस्टल में, तो वो क्या करेगा कि अपनी एक स्टेट्स डेवलप कर देगा उन दोनों के बीच में बैंड गैप में। तो अब जो पार्टिकल जब एक्साइटेशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, तो वो जब डी एक्साइटेशन हो रहा होगा उस दौरान वो एक इंटरमीडिएट स्टेट में कुछ समय के लिए रुकेगा, और उसके बाद वो फिर इट विल ट्रांसफॉर्म टू द ग्राउंड स्टेट, और इस दौरान जो वेवलेंथ है वो करीब 400 नैनोमीटर की हो जाती है। तो इस केस में एमिटेड लाइट जो है वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम इनको बीच की स्टेट में रुकवा के रख सकते हैं। तो इस केस में हम एक विजिबल लाइट का क्वांटा अगर प्रोड्यूस करना है, और वो ये जो क्वांटा है फोटो कैथोड पे आए जिसमें कि मिनिमम एनर्जी लॉस हो, तो इसके लिए कुछ परसेंट सोडियम आयोडाइड में थेलियम को मिलाया जाता है और सोडियम क्रिस्टल सॉल्यूशन में, और ये जो इम्प्योरिटी है जैसा बताया इसमें इंटरमीडिएट स्टेट्स को क्रिएट करेगा, और इससे हमें एक विजिबल लाइट हमें प्राप्त हो जाएगी। अब थेलियम को ही क्यों चूज़ किया जाता है, क्योंकि जैसे आपने देखा कई सारी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उनके अंदर कैटालिटिक कुछ कैटलिस्ट होते हैं ऐसे मटेरियल्स जो कि उसको स्पीड अप कर देते हैं। तो थेलियम जो है वो उसका काम बेसिकली यही है कि वो उस सोडियम आयोडाइड के क्रिस्टल के स्टेट्स को एक्टिवेट कर देता है, और सोडियम आयोडाइड को एक्टिवेट करने की वजह से वो कुछ एनर्जी लेवल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं जो कि उसकी गैप के अंदर डेल्टा ई के अंदर आती हैं। अप्रॉक्सीमेटली थेलियम के साथ ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो सोडियम आयोडाइड और विद थेलियम is the best detector which can produce wavelength of visible radiation around 400 nanometers. Now एक और तरह के जो ऑर्गेनिक स्टिलेटर्स हैं वो प्रैक्टिकल यूज़ में होते हैं, जो अब हमारे यहाँ जो ट्यूब है प्रैक्टिकल लैब में उसके अंदर भी पीएमटी में सोडियम आयोडाइड को यूज़ किया गया है जो थेलियम के साथ। तो ऑर्गेनिक सेंटिलेटर्स में क्या होता है, या तो ये सॉलिड होते हैं या लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो इनके अंदर नॉर्मली हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हैं, एरोमेटिक होते हैं ये, और इनके अंदर जो खूबी है वो ये है कि कुछ वाइब्रेशनल मोड्स या एक्साइटेशन की लेवल जो हैं वो स्टेट्स हमें प्राप्त होती हैं इनबिल्ट। इससे क्या होता है कि हम उन वाइब्रेशन मोड्स को एक्साइट कर सकते हैं और उनको हम यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस विजिबल लाइट। तो जब भी कोई आयनाइजिंग रेडिएशन आता है तो इन सेंटिलेटर्स में ऑर्गेनिक में उनको एक्साइट करता है, उनका डी एक्साइटेशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, और ये जो प्रोसेस है इसके अंदर ये 2 तरह के मटेरियल्स को जनरली काम में लेता है। जैसे बताया एक सॉलिड है जिसमें एंथ्रासीन और स्टिल्बीन हैं, और कुछ लिक्विड सिंटिलेटर्स हैं Ne213। लेकिन ये जो लिक्विड सिंटिलेटर्स हैं इनके अंदर भी
95% तो जो है वो कुछ टोल्यूइन और ज़ाइलिन जैसे लिक्विड्स को यूज़ किया जाता है, और 5% क्योंकि वो प्योर जैसे सोडियम आयोडाइड भी नहीं होता, उसी तरह ये भी प्योर जो हैं फॉर्म में उतने यूज़फुल नहीं होते हैं, क्योंकि इनका जो जब हम स्पेक्ट्रम करते हैं तो वो विजिबल लाइट में नहीं आ पाता है। तो उसके लिए यहाँ पे भी 5% जो हैं वो प्राइमरी कुछ एक्टिवेटर्स को यूज, जिसको हम पीपीओज बोलते हैं, 2,5 डाइफिनाइल ऑक्जेलजोल, इस तरह 5% जो है वो एक्टिवेटर को यूज़ में किया जाता है। और इसमें जो प्रोसेस होता है वो यही है कि आयनाइजेशन होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट एनर्जी प्राप्त करेगा, एनर्जी से एक्साइटेशन होगा एक्टिवेटर का, और उससे ये यूवी रेडिएशन एमिट होगा, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा वापस वेवलेंथ शिफ्टर से, जो कि बीच के स्टेट्स हैं जो कि डेवलप करती हैं इसको, उससे रेडिएशन होगा एक, क्योंकि कुछ लाइफ टाइम होती है सबकी, और उसमें लॉन्गर वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी, और ये जो है हमें विजिबल स्पेक्ट्रम के लोअर एंड में हमें लाइट देगा। और जो प्लास्टिक सिंटिलेटर्स लास्ट के जो कुछ हैं उनका नाम, एक जो सबसे ज़्यादा ट्यूब्स यूज़ होती हैं बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, ये महंगी Ne102A, ये नॉर्मली अल्फ़ा और बीटा रे के डिटेक्शन के लिए काम में आते हैं, और इनके अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन के एटम्स को, लाइट एटम्स को यूज़ करते हैं। इनका जो एडवांटेज है वो ये है कि ये इनका डिके कांस्टेंट मींस द टाइम फॉर विच this electron stays in that state is very small। और इसकी वजह से क्या होता है कि इसको हम, मान लीजिए फास्ट न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं जो कि अनचार्ज हैं, उनको भी हम टाइम ऑफ फ्लाइट मींस टाइम के जो मेजरमेंट डिटर्मिनेशन मेजरमेंट्स होते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेजरमेंट्स में हम इन प्लास्टिक सेंटिलेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके अंदर हम सेंटिलेशन काउंटर्स को फिनिश करेंगे।